जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। तो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री 6 क्लास की हिस्ट्री का 7 चैप्टर जो कि न्यू एनसीईआरटी में है और 8 चैप्टर जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें है। तो आज हम 8 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया था। ठीक है, पहले हम एक छोटी सी लाइन्स देख लेंगे जो स्टोरी की जैसी है। जैसे कि हर चैप्टर स्टार्ट हुआ है जैसे वैसे ही ये चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है। रोशन के रुपए देख लेते हैं। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। रोशन का जन्मदिन था और दादाजी ने उसे एक कड़क नोट दिया। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा कर रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। तो ये स्टोरी है। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। इसमें हम अशोक सम्राट के भी बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इसमें लिखा है कि हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया। किसे काटकर बनाया गया था? पत्थरों को काटकर। और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ स्थापित किया गया था। सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर क्या किया गया था? उन्हें स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए ये है इसमें शेरों वाला स्तंभ शीर्ष, ये पत्थरों को काट करके बनाया गया है। जो कहाँ पे स्थित किया गया? सारनाथ में। ये पिक में दिखा रही हूँ मैं आपको, एनसीईआरटी में गिवन है ये। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, इतिहास एक महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। ठीक है, महान राजाओं में से एक कौन था? अशोक। इसके पहले कि हम ये जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। पहले ये समझते हैं कि आखिर वो साम्राज्य क्यों कहा जाता है उनके राज्य को। ठीक है, देखिए, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। कब की गई? लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य के नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। हमने स्टोरी भी, आपने सीरियल भी देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उन्हीं ने पहले ये साम्राज्य स्थापित किया था। उनके दादाजी थे किसके? अशोक के। ठीक है, चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। चाणक्य की बुक कौन सी है? अर्थशास्त्र। ठीक है, अब देखते हैं वंश क्या है। वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक वंश का कहा जाता है। ठीक है, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन से? एक तो चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ये वंश है। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, फिर बिंदुसार का बेटा अशोक। अब देखिए साम्राज्य के बारे में क्या लिखा है। बता रहा है कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में हम उन्हें देखेंगे, काले बिंदुओं से अभी जो इसमें है वो हम देखेंगे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। कौन से नगर प्रमुख थे? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। किस लिए महत्वपूर्ण था? क्योंकि मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। और दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ये अंदाज़ा लगाया गया कि शायद ये रहा करते थे। ठीक है, देखिए, साम्राज्य के बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। जो बड़े क्षेत्र थे वहाँ कौन रहते थे? किसान रहते थे और पशुपालक। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे।
साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। क्या बोलते थे? अलग अलग भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक पहनते थे। क्या है ये? सांस्कृतिक विभिन्नताएं थी। देखिए ये है मैप। इसमें देखिए मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगरों के बारे में है और इसमें जो रेड कलर है वो है अभिलेखों की प्राप्ति के स्थल, जहाँ अशोक के स्तंभ और अभिलेख मिले हैं। और जो ब्लैक है ये महत्वपूर्ण नगर है। देखिए उज्जैन, पाटलिपुत्र और तक्षशिला, ये 3 जो है ये महत्वपूर्ण नगर हैं। बाकी यहाँ जो रेड है कलिंग, पनगुरिया और ये गिरनार, सांची, सारनाथ, ये इलाहाबाद, रूपनाथ, ये सब क्या है? मानसहरा, शाहबाजगढ़ी, ये सब वो जगह है जहाँ पर इनके अशोक के अभिलेख और ये शिलालेख वगैरह मिले हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राज्य, सेकंड जो पॉइंट है वो है राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। आखिर राज्य और साम्राज्य में अंतर क्या है ये देखते हैं। देखिए सेकंड है राज्य साम्राज्य से भिन्न है कैसे। तो क्योंकि साम्राज्य राज्य से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। क्योंकि साम्राज्य जो है राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए ये अलग है। अब साम्राज्य का प्रशासन कैसा चलता है, थर्ड पॉइंट आता है साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। देखिए क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। जो पाटलिपुत्र वाला एरिया था वहाँ पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। चलिए आगे देखते हैं। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र और प्रांत थे। मौर्य साम्राज्य के अंदर क्या आते थे? कई छोटे क्षेत्र आते थे और प्रांत आते थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। किससे? तक्षशिला से और उज्जैन जैसी जो प्रांतीय राजधानियाँ थी ना, उनसे इन पर शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। 3 तो मुख्य क्षेत्र थे ना, उनसे ही नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। नेक्स्ट है प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। कहाँ पे? जो प्रादेशिक केंद्र के बीच का जो विस्तृत क्षेत्र था इनके इलाकों में। ठीक है, आगे है आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे उस टाइम। नजराना क्या था? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। कर तो नियमित होता था और जो नजराना है अनियमित होता था। जब भी संभव हो तभी इकट्ठा कर लिया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे नजराना। ठीक है, राजधानी में सम्राट के बारे में लिखा है कि मैगस्थनीज और चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस जो निकेटर का राजदूत था। कौन था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत? वो था मैगस्थनीज। ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था
मेगास्थनीज ने कुछ देखा, उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। इसमें लिखा है, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वह हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई इनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वह लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में भी लिखा है कुछ। जो पाटलिपुत्र है आधुनिक पटना, उसके बारे में भी लिखा है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। क्या बनी है इसके चारों तरफ प्राचीर? इसमें 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। पाटलिपुत्र में क्या है? 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा के महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। किससे बना है? काठ से बना है और पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। इनके चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के बड़े बसेरों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये था कुछ महल के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में। आगे दिया है, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे जहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर देंगे। ठीक है, जंगल के इलाके के लोग। अब अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक के बारे में लिखा है कि अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की। और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा में आपको याद आ रहा होगा क्या था? बुद्ध भगवान का पहला उनकी जो भाषा क्या बोलते हैं उसे, उपदेश प्राकृत भाषा में दिए उन्होंने। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि में इन्होंने क्या किया? अपने अभिलेख लिखवाए। 2 भाषाओं का यूज़ किया अशोक ने, एक प्राकृत, दूसरा था ब्राह्मी लिपि। ठीक है, नेक्स्ट है कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अशोक का एक अभिलेख है जो कलिंग युद्ध का वर्णन करता है, वो देख लेते हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इससे ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। ठीक है, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वह भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। ये अशोक के एक अभिलेख में लिखा है। ठीक है, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने, दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। यानी कि अशोक ने आखिरी में क्या अपनाया था? बौद्ध धर्म। ठीक है, मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। ये अशोक के अभिलेख से मिला है। तो धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। धम्म क्या है? संस्कृत शब्द है और उसका जो प्राकृत रूप है वो है धर्म। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक का कलिंग युद्ध, जिस युद्ध के बाद इन्होंने ये प्रण लिया था। तो अशोक का कलिंग युद्ध क्या था? ये था कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग क्या है? उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 में हमने देखेंगे अभी। और अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, अशोक का धम्म क्या था? देखिए पहले ये पिक देखिए, ये पिक क्या है?
ये देखिए, ये है उत्कीर्ण पॉलिश वाले पत्थर की एक मूर्ति को देखो। ये बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं अशोक का धर्म क्या था, धम्म। चलिए देख लेते हैं कि अशोक का धर्म क्या था। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। कैसा धर्म था? इनके धर्म में किसी देवता की पूजा नहीं की जाती थी, ना ही किसी कर्मकांड की आवश्यकता थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था, ठीक है। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र, क्या नाम था? धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की थी इन्होंने? धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी, ठीक है। जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देंगे। धम्म की शिक्षा के लिए क्या इन्होंने चलाया था? धम्म महामात्र की नियुक्ति की, ठीक है। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर भी खुदवाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते, ठीक है। अधिकारी को ये भी निर्देश दिया इन्होंने। और अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। कहाँ भेजे थे? सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट है, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की थी, ठीक है। चलिए लास्ट लाइन देख लेते हैं कि अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या थे। देखिए, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे, जब उनके बच्चों का विवाह होता था और या फिर जब बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते थे, तब वे ये तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इन्होंने क्या, अशोक के संदेश है ये, ठीक है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं, ये देखते हैं। ये हैं अपने दासों, अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा ना करना, ठीक है। दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ये क्या थे? अशोक के संदेश, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये किसने कहा? नेहरू जी ने कहा। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। ये था चैप्टर 8 जिसको हमने बुक से देखा है। अब देख लेते हैं लास्ट की ब्राह्मी लिपि क्या था। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत के ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। ये है, देखिए, ये प्रारंभिक ब्राह्मी है जो आरंभिक ब्राह्मी लिपि में आ से था। फिर देवनागरी में आ इस तरीके का हुआ, बांग्ला में आ, ठीक है, और मलयालम में ये आ है, और ये तमिल में आ, ठीक। ये हमारा 8 चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। अन्यत्र में कुछ दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं ऐसे, ठीक है। चीन की दीवार के बारे में दिया हुआ है अन्यत्र में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम इसकी जब नोट्स देखेंगे तब हम सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।